गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए, आज हम 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस चालू कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 चालू करेंगे। आज पहली जो प्रश्नावली है आपके 10th क्लास की, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के बारे में जब हम इसमें अध्ययन करेंगे, उससे पहले छोटी छोटी संख्याओं की जो परिभाषा है वो जानना जरूरी है। तो उन परिभाषाओं के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, देखो हकीकत में वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करें तो सम संख्या के बारे में करेंगे कि सम संख्या क्या होती है। तो 2 से पूरी बार विभाज्य जो संख्या होती है हमारी, जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी संख्या, जैसे मान के चलो 4 है, 4 में मैं 2 का भाग दूं, 2 दूनी 4 और शेषफल क्या बचे 0। मैं परिभाषा को ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 से भाज्य संख्या जिनमें भागफल एक पूर्णांक राशि आए, क्योंकि ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, लेकिन 2 का भाग देने पर एक पूर्णांक राशि आए, ये नहीं, क्योंकि भाग तो 3 में भी जाता है और 3 में भाग 1.5 बार जाता है। देखो 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 दशमलव 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, तो ये शेषफल कितना बचा या 0। यानी कि 2 से भाज्य ये दोनों संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक राशि है और ये एक दशमलव वाली राशि है। तो 2 से जो कंप्लीट पूरी बार विभाज्य संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। और जिनमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, 2 से पूरी बार विभाज्य नहीं हो, तो ऐसी जो संख्या होती हैं वो क्या होती है? हमारी विषम संख्या होती है। तो ये सम और विषम की परिभाषा है। मैं आपसे बात करूं प्यारे साथियों कि यदि आपसे संख्याओं के बारे में यदि कोई पूछे, 2 4 6 8 तक की तो बात ठीक है, यदि कोई ऐसी बड़ी संख्या दे दे 123 458 और आपसे पूछे कि बताओ ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप इस तरह से इसमें भाग देकर नहीं बताएंगे। सबसे पहले इस संख्या का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक या अंतिम अंक। यदि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है, यदि ये इकाई के अंक हैं तो संख्या होगी सम। 0 2 4 6 और 8, यदि ये इकाई के अंक हैं तो संख्या होगी सम। किसी भी संख्या के इकाई के अंक, इनमें से कोई भी संख्या आपको यदि दिखती है तो वो सम संख्या होगी, और यदि इनमें से कोई भी संख्या नहीं है तो वो संख्या होगी विषम। आगे बात समझ में? तो पहचान आराम से कर लेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में इनमें से कोई संख्या आपको दिखती है तो वो सम, और इनमें से नहीं दिखती है वो संख्या कैसी होगी? विषम संख्या होगी। अब मैं आपसे बात करूं प्राकृत संख्याओं के बारे में। और प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो और कहां तक चलती हो? अनंत तक चलती हो। कहां तक चलती हो? अनंत तक चलती हो। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? अनंत तक। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। संख्याओं के बारे में ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, नॉर्मली परिभाषाएं आपने छोटे छोटे क्लासों में पढ़ी होंगी। ये मैं आपसे फिर बात करूं कि यदि कोई आपसे पूर्ण संख्या पूछे तो कुछ नहीं है, ये संख्या कहां से प्रारंभ हो रही थी? 1 से, और जो पूर्ण संख्या है वो कहां से प्रारंभ होगी? 0 से। आ रही मेरी बात समझ में? जो 0 से प्रारंभ होकर कहां तक चले? अनंत तक चले, वो कैसी है? पूर्ण संख्या। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले, वो कैसी है? प्राकृत संख्या। अब यदि कोई पूर्णांक की बात करे, किसकी बात करे? पूर्णांक की, तो इसमें माइनस की संख्या और जुड़ जाएगी। -2 -1 -3 0 1 2 3, और ये कहां तक चले?
अनंत तक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी इसमें शामिल होते हैं, वो राशि क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो तीनों परिभाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चले वो प्राकृत संख्या, जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चले, सिर्फ जीरो जुड़ा है इसमें, वो पूर्ण संख्या, और जिसमें ऋणात्मक मान भी सम्मिलित हो गए वो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। मैं बात करूं आपसे परमेय संख्या के बारे में, तो परमेय संख्या की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि जिसको आप P बटे Q के रूप में लिखें या फिर A बटे B के रूप में लिखें। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ऐसी संख्या जिनको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। नोट डाउन करो आप, ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया करो मैं जब बोलूं आपसे, जहां हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। यदि मैं अपरमेय संख्या की बात करूं तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या वो लिखेंगे आप, ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। अब आ जाओ आपकी वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, आपने अब तक कंप्लीट ये जो पढ़ा है ये परमेय और अपरमेय संख्याओं का रूप है। अब इनको मिला करके यानी परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो रूप है ये क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। आ रही है मेरी बात समझ में आपको। ये परिभाषा हुई, दो परिभाषा और होती है, एक तो होती है आपकी भाज्य संख्या की और एक होती है प्यारे साथियों अभाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए वो होती है भाज्य संख्या, और जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूं 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, 8 एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही ये देखो, जैसे 4 है, 4 में एक का भाग जा रहा है और 4 का, यानी कि एक का और खुद का, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी गणित में जिसमें एक और स्वयं का भाग नहीं जाए। एक जो जितनी भी आपकी ये संख्या है प्राकृत एक से लेकर अनंत तक चलने वाली, आप एक बात बताओ, एक का इसमें भाग नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 4 का इसमें भाग नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। अब इनसे अलावा और कोई संख्या है क्या, बिल्कुल है। 2 का भाग जा रहा है 4 में, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। स्वयं के और एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग जा रहा है तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। मैं अभाज्य संख्या की आपसे बात करूं तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है। ध्यान रखना, नोट डाउन करना इस चीज को, ये अपवाद है। आप जितनी भी अभाज्य संख्या पढ़ोगे उसमें सब में सिर्फ 2 अकेली ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, यानी कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं पढ़ेंगे आप जो 2 के अलावा सम हो, यानी कि 2 अकेली संख्या है जो सम भी है और अभाज्य ही है। अब देखो यहां पर 2 के अलावा क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 11 है, 17 है, 13 भी है 11 से 17 से पहले ये है। अब सुनो आप, 1 से लेकर के 100 तक जो टोटल संख्या होती है प्यारे साथियों वो होती है 25। कितनी होती है, 25। उनमें से क्या होता है, 1 से 50 तक तो होती है 15 और 51 से 100 तक कितनी होती है, 10। ये टोटल संख्या कितनी होती है, अभाज्य 25 संख्या होती है 1 से 100 तक। यदि आपसे कोई डायरेक्ट पूछे तो ये हुई आपकी अभाज्य संख्याओं की बात। इसमें क्या है, 1 के और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। बताओ, 2 में 1 और 2 के अलावा, 3 में 1 और 3 के अलावा, 5 में 1 और 5 के अलावा, 7 में 1 और 7 के अलावा। इस प्रकार से ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा भाग किसी अन्य संख्या का चला जाए। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब यदि आपसे मैं बात करूं इसमें तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे इस पूरी प्रश्नावली में अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य गुणनखंड।
अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में जब पढ़ेंगे इसमें देखो, ये आपकी शुरुआत की जो प्रश्नावली है, अभाज्य संख्याओं के रूप का जो समूह होता है वो ही आपके अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं 15, 16 और 10, इन तीनों के क्या ज्ञात करो आप, अभाज्य गुणनखंड करो। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे बोल रखा है कि सबसे छोटी जो संख्या होती है अभाज्य, वो 2 होती है साथियों। क्या होती है? 2 होती है। अब सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले 2 का भाग। अब बताओ, मैंने 2 से भाजकता का नियम यानी कि सम संख्या का बताया था कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें से कोई है क्या? नहीं है। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 3 से भाजकता का नियम में, वैसे तो ये पता पड़ रहा है कि 3 का भाग जा रहा है, अन्यथा वैसे भी देखो 5 और 1 6 अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य हो तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। आप 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यहां 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहां भी देखो 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 6 था, यहां इकाई का अंक 0 है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ये हमने इन तीनों संख्याओं के क्या ज्ञात किए हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब वो क्या करता है प्यारे साथियों, इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से आपसे या तो ले से पूछवाएगा या फिर क्या पूछवाएगा? में से पूछवाएगा। जैसे मान के चलो आपसे अब इसी में 15, 16 और 10 का क्या पूछ ले? ले से पूछ ले। क्या पूछ ले प्यारे साथियों? ले से पूछ ले। अब ले से और में से में क्या फर्क है? इन दोनों में, दोनों जो संख्याएं हैं, तीनों जो संख्याएं हैं, इनका अगर आप में से और ले से ज्ञात करोगे तो किस प्रकार से करोगे? देखिए, है कुछ नहीं, आपको एक बार यह देखना है कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड क्या है। तो आप बताओ, 15 के गुणनखंड आपने किए वो है 3 × 5, 16 के गुणनखंड किए वो 2 का कितना? 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2 और 10 के किए तो वो आ गया आपके 2 × 5। अब में से हकीकत में क्या है? में से वो है, में से का मतलब होता है किसी संख्या को कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है किसी संख्या को उभयनिष्ठ देखना। अब उभयनिष्ठ क्या है? इन तीनों संख्याओं में जो सब जगह उपस्थित है वो उभयनिष्ठ संख्या होगी। बताओ, इन तीनों में कोई संख्या है क्या? 2 यहां है, यहां है, यहां है क्या? नहीं है। यहां 3 है, यहां है क्या? नहीं है, यानी नहीं है। 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, यानी तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। यदि उभयनिष्ठ होती तो हम जरूर लिखते। ठीक है, अब जब उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या करेंगे? हम इसके गुणा के रूप में 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो जिस संख्या का कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं आए जिनमें गुणनखंडों में, तो उसका में से हमेशा 1 होता है प्यारे साथियों। कितना होता है? 1 होता है। अब ले से कैसे ज्ञात करेंगे? ले से कुछ नहीं है, आप इनका जितनी भी संख्या है इनका सबका गुणा कर दीजिए। 3 × 5 आप डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हो, 3 × 5 15 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 5 दूनी 10। ये हो जाएगा प्यारे साथियों इनका ले से। ये हो जाएगा आपका 160 × 15 और 0, 15 6 के 90, 9, 15 और 9 24। ये इसका ले से हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? ले से। और में से कितना हो गया? 1। यानी कि क्या हुआ? में से में तो हमेशा उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। में से में हमेशा क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ संख्या। और ले से में क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ जो संख्या होगी उसको तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और उभयनिष्ठ जो संख्या नहीं होगी उनको सबको लिखेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है हमको। आ रही मेरी बात समझ में? तो देखो, मैं एक संख्या और लेता हूं और उन दोनों संख्याओं का ले से और में से ज्ञात करके बताएंगे। जैसे मान के चलो आपको ज्ञात करना है, एक तो 18 है और एक 20 है। इन दोनों संख्याओं का ले से और में से कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 नाम 18, 3 नाम 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि 18 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए 2 × 3 ×
3। यहां यदि मैं आपसे बात करूं किसके 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 10 बार, यहां 2 का 5 बार और यहां 5 का कितनी बार 1 बार। तो ये गुणनखंड हो गए इसके। अब आपसे मैं बात करूं कि इनके आपस में जो गुणनखंड हैं वो यदि मैं लिखूं तो ये होंगे आपके 18 के जो गुणनखंड हैं वो होंगे 2 इंटू 3 और 20 के गुणनखंड होंगे साथियों 2 इंटू 5। अब आपसे इनमें से वो लैसे और मैसे पूछे तो देखना आप, यदि इसका मैसे पूछे, कब क्या पूछे मैसे 18 और 20 का, किसका 18 और 20 का क्या पूछे मैसे। तो आप एक बात बताओ, ध्यान देना, आप बोर्ड पर ध्यान देना कि इन दोनों में क्या क्या संख्या कॉमन है। बोलो 2 यहां है, यहां है क्या, बिल्कुल है, ये संख्या कॉमन है। और कुछ कॉमन है नहीं, 3 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है और दूसरा 3 यहां नहीं है और 5 यहां नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है और वो जो संख्या कॉमन है वो है आपकी 2। कितनी है 2। तो इसका में से कितना हो गया 2 हो गया। अब आपसे इसी का वो ले से पूछे, क्या पूछे ले से पूछे, तो ले से यदि इन दोनों संख्याओं का पूछे तो आप क्या करेंगे, आप जो संख्या कॉमन है, ध्यान देना साथियों, जो संख्या कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब जो संख्या कॉमन है वो तो एक बार लिख दी, बच्चे कुछ लिखो, तो यहां 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां कितना आएगा 5। ये हो गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। यानी कि इसका ले से आ गया 180 और में से आ गया कितना 2। तो क्या हुआ, जो संख्या उभयनिष्ठ थी उसको सिर्फ एक बार लिखा, आ रही बात समझ में, और जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी उनको सबको लिख दिया और ये हो गया ले से। में से उभयनिष्ठ संख्या का वो होता है, सिर्फ उसी संख्या को लिखते हैं, और ले से उभयनिष्ठ को तो लिखते ही हैं और शेष संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देते हैं, ये हो जाता है इसका ले से। मेरी बात समझ में आ रही है आपके। ये हुए आपके इनके अभाज्य गुणनखंडों के ले से और में से। मेरे हिसाब से आपको इनमें ले से और में से निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कल की वीडियो में आपके मैं एक प्रश्नावली चालू करूंगा और लगातार डेली अब वीडियो आएंगी 10th क्लास की मैथ्स की, और 12th और 11th क्लास की भी मैं कोशिश करूंगा मैथ्स की वीडियो डालने की। ठीक है, समय थोड़ा सा कम होता है, स्कूलों से पढ़ाने के बाद में पर्याप्त समय नहीं निकल पाता, इसलिए अन्यथा 1 महीने पहले वीडियो चालू हो जाती। बीच में 15-20 दिन का गैप लग गया, रीजनिंग पढ़ाई थी, रीजनिंग पढ़ाने के बाद में अब आपकी ये 10th क्लास की एक्सरसाइज चालू की है मैंने पहली, 12th की भी कोशिश करूंगा करने की। लगातार वीडियो आएंगी आपकी, आप बस मेरे साथ बने रहना, जैसा अब तक आपने प्यार दिया है वो लगातार बने रखा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।